is give two examples each of situation in which you push or pull to change the state of motion of objects. So when we open or close the door, right? So for open we push and for close we pull, or either for close we push or open to pull, right? So door has two types of force, push or pull. And second example, for a drawer, right? The drawer, for open we are pulling the drawer and for close we are pushing the drawer. So these are the two objects which have two different forces, push or pull, right? Now second question, give two examples of situation in which applied force causes a change in the shape of the object. So first is, see, whenever balloon जो कि हवा से पूरा भरा हुआ है, अगर उसको दोनों तरफ से हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बलून की जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, एलिप्टिकल हो जाएगी. तो यहाँ पर शेप चेंज हुआ. वैसे ही अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत ही पास पास है, अगर उस पर दोनों तरफ से मैं फोर्स अप्लाई करूँगा ऑपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. तो यहाँ पर शेप चेंज हुई, राइट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल we have to we have to pull at the rope. Second, a charged body dash an uncharged body, it will attract, right? Then C, to move a loaded trolley we have to push it. And D, the north pole of a magnet dash the north pole of another magnet, it will repel, right? Now an archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. एक जो आर्चर है वो बॉ को स्ट्रेच करता है, राइट, एम को टारगेट करने के लिए. तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है. सो फर्स्ट है, टू स्ट्रेच द बॉ द आर्चर अप्लाइज a force that causes a change in its. तो यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है, राइट. तो स्ट्रेच द बो, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसका जो कॉज है, तो उससे शेप चेंज हो रही है, राइट. तो यहाँ पर पहले आंसर आएगा शेप. देन सेकेंड, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. तो यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स है मस्कुलर फोर्स, राइट, क्योंकि जो भी आर्चर है वो अपने मसल्स यहाँ पर यूज करेगा वो फोर्स को अप्लाई करने के लिए. द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है जो भी फोर्स, राइट, तो वो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ऑप्शन सी में आएगा कॉन्टैक्ट. Then D, while the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to dash and that due to dash of air. तो यहाँ पर पहले तो आएगा ग्रेविटी, राइट. तो डी में पहले ग्रेविटी होगा और दूसरा जो है वो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि जो भी एरो है उस पे एयर का रेजिस्टेंस लगेगा तो उसके कारण फ्रिक्शन लगेगा. In the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. तो पहला, राइट, हम लोग यहाँ पर पहले एजेंट लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो लिखेंगे, राइट. तो ए में स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस. तो एजेंट है हमारे फिंगर्स, ऑब्जेक्ट है लेमन, और उससे जो चेंज होगा वो होगा शेप चेंज, राइट. तो शेप उसका चेंज हो जाएगा. बी में टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब. सो यहाँ पर जो एजेंट है वो अगेन फिंगर्स है हमारे, जो ऑब्जेक्ट है वो है टूथपेस्ट.
तो यहाँ पर भी उसका जो शेप है वो चेंज होने वाला है, राइट, दब जाएगा वो। देन सी, a load suspended from a spring while its other end is on a book fixed on a wall। तो यहाँ पर एजेंट आएगा लोड सस्पेंडेड, राइट, ऑब्जेक्ट होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग एंड दैट एफर्ट, जो भी एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं वो, और लास्ट में यहाँ पर जो चेंज होने वाला है वो अगेन शेप चेंज होगा स्प्रिंग का, स्प्रिंग ज़्यादा कंप्रेस, मतलब कंप्रेस से उल्टा स्ट्रेच होगी, राइट। डी, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो यहाँ पर जो एजेंट है वो है एथलीट, राइट। तो एथलीट के जो मसल्स है, एथलीट मसल्स होंगे यहाँ पर एजेंट, एजेंट देन ऑब्जेक्ट, एजेंट एथलीट के मसल्स, ऑब्जेक्ट एथलीट खुद, राइट। और लास्ट में यहाँ पर उसकी वजह से उसका जो स्टेट है, मतलब कि वो मोशन में आएगा, मतलब रेस्ट में से वो मोशन में आएगा। तो यहाँ पर सब जगह शेप चेंज हो रही थी, यहाँ पर उसका जो मोशन है वो, मतलब रेस्ट में से वो मोशन में आया, राइट। Then sixth one, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force to hammering affect the piece of iron? Right? तो यहाँ पर फोर्स की वजह से जो पीस ऑफ आयरन है उसकी शेप चेंज होगी, राइट, क्योंकि ब्लैक स्मिथ जो आयरन का जो हॉट पीस है उस पे हैमरिंग कर रहा है, तो उस हैमरिंग की वजह से वहां पर पुशिंग फोर्स अप्लाई होगी, और पुशिंग फोर्स की वजह से उसका जो शेप है वो चेंज होगा। देन सेवंथ, an inflated balloon was pressed against the wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? That force is electrostatic force. अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे, तो हमने बलून को एक सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया था, तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होंगे एक दूसरे पे, तो बलून पे अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो जो क्लॉथ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो बलून नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक बलून ड्रॉ करूँ तो वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो वॉल हमारी होगी वो तो न्यूट्रल है, मतलब उसके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव सेम नंबर ऑफ नेगेटिव, तो बलून के नेगेटिव वॉल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो जो बलून है वो वॉल से जुड़ा रहेगा। नाउ नेम दी forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बकेट को सिर्फ हाथों से पकड़ के रखा है, तो हाथों से पकड़ रहे हैं हम लोग, तो मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है, तो फिर भी फोर्स है, फिर भी वो बकेट में कोई मोशन नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर दो टाइप के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। पहले तो हमारा जो एफर्ट है, हम लोग जो खींच रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में, वो एक फोर्स लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द बकेट ड्यू टू इट्स वेट, और वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दोनों ही फोर्स सेम है, तो दोनों ही अप और डाउन फोर्स सेम होने की वजह से नेट फोर्स इज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए यहाँ पर जो मोशन की जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। Then a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. तो यहाँ पर जो रॉकेट है वो ऊपर जाने के बाद, राइट, तो ऊपर जाने के बाद तुरंत जो फोर्स लग रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला जो फोर्स है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऑफ
अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा जो फोर्स है वो है एयर रेजिस्टेंस। तो एयर जो रेजिस्टेंस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट ऑफ द मोशन ऑफ दैट रॉकेट। तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं जब कभी भी रॉकेट अपना जो लॉन्चिंग पैड है उसको छोड़ने के बाद, ये दोनों फोर्स लगने वाले हैं। When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, here answer is atmospheric pressure. Option D, atmospheric pressure. तो होता क्या है, जब कभी भी हमारे पास मान लो कि एक ड्रॉपर है ये, राइट, तो अगर हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और ये जो चीज़ है वो पानी के अंदर है, राइट, तो पानी के अंदर अगर आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो यहाँ से हवा बाहर आएगी बबल्स के फॉर्म में, और हवा बाहर आने के बाद जब आप उसको रिलीज करोगे यहाँ से तो वो पानी सक करेगा अपने अंदर। तो हवा बाहर आ गई, एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर है अंदर हवा थी वो बाहर आ गई, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो पानी पे प्रेशर लगाएगा और यहाँ से फिर पानी अंदर जाएगा। सो यहाँ पर जो पानी का जो लेवल अप जा रहा है वो उसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।